हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे हम अपना क्लास 12 सोशोलॉजी का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था टर्म 2 के लिए, उसको रिवाइज कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेक्शन बी का। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5 हियर, दैट इज कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ जस्ट इन टाइम फॉर द कंपनी विज़ द वर्कर। जस्ट इन टाइम का कंपनी और वर्कर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें बात करनी है। अब इस सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा जस्ट इन टाइम एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? So what is just in time? Just in time simply means purchasing of the raw material from the supplier as and when they are needed. सबसे पहले मतलब समझना है, just in time means the process when you purchase from the supplier as and when they are needed. जब आप raw material खरीद रहे हो supplier से, तब जब वो ज़रूरत है। विदाउट नीड आप उसे नहीं खरीद रहे हो कि मैं हर महीने इतना रॉ मटेरियल खरीद के रख लेती हूँ या वीकली खरीद लेती हूँ, नहीं। जब मुझे पता चला बिल्कुल खत्म होने वाला है, नाउ आई विल परचेज देम। तो इसका कंपनी पे और वर्कर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, कंपनी के लिए इट इज़ गुड क्योंकि कंपनी ये टेक्निक यूज़ करती है सो दैट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है उसको आप जब अपने पास रखोगे तो उसका भी तो खर्चा आता है ना, मेंटेनेंस का, रखने का, रख रखाव का। तो कंपनी के लिए तो ये कॉस्ट को कम करता है। क्यों? बिकॉज कंपनी की इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो क्या लिखोगे आप? जस्ट इन टाइम रिड्यूसेस द, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट बात बताइए यार, थोड़ा सा हमें और एलैबोरेट करना है। जस्ट इन टाइम रिड्यूसेस द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट फॉर द कंपनी। वो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या कर देता है? कम कर देता है, विच रिड्यूसेस द टोटल कॉस्ट फॉर द कंपनी। तो कंपनी के लिए तो ये फायदा हो गया, लेकिन वर्कर के लिए क्या प्रॉब्लम रहती है? इट इज़ नॉट दैट बेनिफिशियल फॉर द वर्कर, बिकॉज वर्कर को क्या मतलब है कि आप इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट से ओनरशिप का कनेक्शन है, वर्कर्स का नहीं है। लेकिन वर्कर के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है? अगर आप लास्ट मोमेंट पे सारा स्टॉक उन्हें मंगा के दोगे तो उनके लिए बहुत एग्जॉस्टेड सिचुएशन हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है और उनका प्रोडक्शन डिले भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ वर्कर, व्हेन दे रिसीव द प्रोडक्ट एट द एंड मोमेंट, बिल्कुल लास्ट पे आ रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया, तब तक वो हो सकता है खाली बैठे रहे। तो द प्रोडक्शन गेट डिलेड एंड देयर विल बी वेस्टेज इन देयर टाइम। प्रोडक्शन डिले होगा, वो लोग थक जाएंगे लास्ट में एक साथ काम करने में, और प्लस उनका टाइम का वेस्टेज होगा। So the time of the worker will get wasted, the production target will get delayed, production target delay हो सकते हैं, and the worker will keep on या worker will have to go for from exhaustion process। मतलब आप लिख सकते हो कि टायर्डनेस, फैटीग बहुत ज़्यादा वर्कर के बीच में देखने को मिलेगा। तो आई होप डिटेल में समझ में आ गया होगा जिनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, बिकॉज जस्ट इन टाइम समझना जरूरी था इम्पैक्ट समझने से पहले। क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास है, कैन वी अप्लाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट में आप डिस्टिंक्शन जो है वो इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या बोला है? न्यू सोशल मूवमेंट जो थे ये पुराने इशू नहीं टारगेट कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि सेम नहीं थे, दे आर डिफरेंट, राइट? तो द मूवमेंट आर द डिफरेंट, और डिफरेंस मैं आपको बता भी चुकी हूँ। आप चाहो तो टैबुलर फॉर्म में लिख लो। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो थे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट थे, प्लस वो आपके किसी वो जो थे वो आपके सोशल एविल को एंड करने के लिए थे। वेयर एज न्यू सोशल मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, प्लस दीज मूवमेंट आर लाइक दे आर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ओल्ड सोशल मूवमेंट बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस नहीं थे क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट ले रहे थे और पार्टीज़ को आगे कर रहे थे, आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट मोस्टली ऑटोनॉमस होते थे क्योंकि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे उसमें। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन सेज ऑफन इज थॉट दैट इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर। मतलब अगर हम साइंटिफिक नॉलेज देंगे फार्मर्स को तो उससे उनकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? गिव वन रीजन फॉर योर आंसर। एक ही रीजन देना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, देखो साइंटिफिक नॉलेज की जगह इफ़ यू विल प्रमोट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो नहीं, आंसर क्या दिया है? नो मच ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट द लैंड दे टिल एंड द क्रॉप्स दे सो इज बीइंग लॉस्ट एज हाइब्रिड। सिंपल सी बात है ना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ये सब सिखाओगे तो जो ओल्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग फार्मिंग थे, जिससे ना तो बहुत ज़्यादा केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ नहीं हो रहा था, चीज़ें बहुत नॉर्मल आ रही थी, मतलब घर पे बिल्कुल लाइक यू कैन से नेचुरल प्रोडक्ट यू विल गेट, वो चीज़ नहीं रहेगी। तो अगर आप उनको बहुत साइंटिफिक और सब कुछ ये चीज़ें सिखा दोगे तो उनकी नॉलेज जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी अबाउट सोइंग ऑफ द सीड्स और ये सब क्रॉप्स को लेके, दैट विल बी लॉस्ट समहाउ, वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन मल्टीपल पॉइंट बन सकते हैं इसमें, 10
एम्प्लॉय होने चाहिए आपके थ्रू आउट द ईयर ऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहाँ पे ऐसा कुछ रेशियो आपको नहीं रखना होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर एक फॉर्मल सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज में नहीं होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बाय द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में यू विल गेट ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन, ग्रेच्युटी और ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन सब चीज़ों का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो मल्टीपल पॉइंट बन सकते हैं, 2 लिखने हैं तो आप यहाँ पे कोई से भी 2 प्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन द IT सेक्टर? IT सेक्टर में आप काम कर रहे हो और बहुत देर देर तक आपको काम करना पड़ रहा है, उसका सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? देखो सोशल, सोसाइटी वाला, पॉलिटिकल, इकोनॉमी और फिजिकल आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इसके सीधे सीधे इम्पैक्ट जॉइंट फैमिली, क्योंकि आपको काम करना है तो यू हैव टू माइग्रेट फ्रॉम योर प्लेस ऑफ ओरिजिन। समटाइम आपको माइग्रेट करना पड़ता है, तो दैट्स वाई जॉइंट फैमिली आर टर्निंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली, जिस वजह से भी थोड़ा सा एक न्यू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। प्लस आपका जो चिल्ड्रन है उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इफ़ द पेरेंट्स आर वर्किंग देन चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, वो किसी और मतलब लाइक क्रचेस वगैरह यहाँ जैसे मेंशन है, या फिर आपको कोई मेड रखना पड़ता है उनके लिए, तो वो फैमिली वैल्यूज़, क्योंकि जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहा है, पेरेंट्स अलग हैं, तो वो चीज़ प्रॉब्लम रहती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, डिस्ट्रेस, मतलब स्ट्रेसफुल भी चीज़ें हो सकती हैं, जिससे वो आपकी सोशल लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालता है। लाइक फॉर एग्जांपल थके आ रहे आए घर पे, अगर दोनों वर्किंग है, दोनों आए, दोनों इरिटेटेड है हस्बैंड वाइफ, क्या होगा? मतलब वी नीड अ ब्रेक यार, टेक अ चिल पिल यार, अभी तुमने पानी मांग लिया हमसे, हमने तुमसे पानी मांग लिया, तो वी विल लाइक कि एक सिचुएशन, कहीं छोटी छोटी बात भी आर्ग्यूमेंट बन सकती है, बिकॉज हम अपने वर्क से इतना इरिटेट हो गए हैं सम टाइम, क्योंकि बहुत लंबे लंबे देर तक हमें काम करना पड़ रहा है। ये दिस इज ऑल्सो सोशल इम्पैक्ट, जो यहाँ नहीं मेंशन लेकिन हम लिख सकते हैं। जॉइंट फैमिली टर्निंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली, चिल्ड्रन पे इम्पैक्ट पड़ना, प्लस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लॉन्ग वर्किंग आवर में लीड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द रिलेशनशिप ऑल्सो। सारे पॉइंट लिख दो, 3-4 पॉइंट 2 बना के लिख दो चाहो तो इसे, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर आ रही हैं, जो मैं लास्ट मोमेंट पे एफर्ट कर रही हूँ ये हमारे लिए कुछ भी बेनिफिशियल है। इनकेस बेनिफिशियल है तो एक बार जस्ट मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट आई विल कीप ऑन मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोज़। मतलब इन केस इफ इट इज़ बेनिफिशियल, अगर नहीं बेनिफिशियल है तो यू कैन ऑल्सो टेल मी, सो दैट आई विल बी, मतलब मैं इस चीज़ को स्टॉप करके आई विल वर्क ऑन सम अदर थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर इज मोर फ्री इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हाउ? लेबर मोर फ्री है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ना आप क्या करते हो, आप वर्किंग के बहुत ज़्यादा फॉर्मल मैटर फॉलो नहीं कर रहे हो सम टाइम, तो यहाँ पे आप उनसे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी काम करवाते हो, कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन करा रहे हो उसको तोड़ भी सकते हो इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर जो है वो कंपैरेटिवली, लेबर जो है वो फ्री है, वो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्री मतलब पैसों से लिंक नहीं है, फ्री मतलब फ्रीडम टू टेक डिसीजन और चॉइसेस। तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या हो, जब तक आपने कोई एक तरीके से लीगली बाउंड हो तब तक यू विल स्टे, अदरवाइज अदर देन दैट यू कैन ब्रेक दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन मूव अनदर टू अनदर एम्प्लॉयर। आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो आप स्विच कर दोगे ना, आप थोड़ी एक जगह से जुड़े ही रहोगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें क्लियर हो गया होगा, हमने पूरा सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 9 ये डिटेल में कवर हुआ है। आई थिंक अब हमें मतलब इतना एक कंसेप्ट क्लैरिटी तो बन रही है कि इस तरीके के कोई और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम लिंक करके कुछ ना कुछ आंसर कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी की बात करेंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड देन डी में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 एंड 14। तो फटाफट से 2 वीडियो और में ख़त्म कर लेते हैं इसको, एक में सेक्शन सी कंप्लीट करते हैं, एक में डी कंप्लीट करते हैं। इनकेस आपको भी कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।